इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तो पहले ऊपर में स्टार मार्क कर लो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ऊपर में पहले आप स्टार मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाँ देखो, ये वाला टॉपिक आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ओल्टता का नियम, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम ओल्टता का नियम भी कहते हैं। वो नियम अगर आपको अच्छे से लगाना आता है तो आप व्हीटस्टोन सेतु समझ पाओगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, ओल्टता का नियम कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो पहले आप जाके वाली वीडियो लेक्चर देखो, तब जाके ये वाली टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, इसमें हम पहले रचना देखेंगे, फिर उसका सिद्धांत देखेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल मतलब कभी कभी, हर साल मतलब 1-2 साल के अंतर में हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम रचना की बात करेंगे, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ये है व्हीटस्टोन सेतु हम बनाते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है एक्चुअल में, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज हम कुछ इस तरह का चतुर्भुज संरचना बना लेते हैं। मतलब जो प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध मिलते हैं, R1 R2 R3 R1 R2 R3 बोल सकते हो, या फिर PQR ऐसे भी आप क्या बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 4 वो है प्रतिरोध है, जिसको हम एक चतुर्भुज की संरचना में क्या करते हैं, बना लेते हैं, चतुर्भुज की संरचना बना लेते हैं। तो मान के चलो ये ऐसा है, ये उसके बाद सॉरी ये क्या हुआ, हाँ ये, फिर ये ऐसा है, फिर ये आपका ऐसा है, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या किया, 4 प्रतिरोध है, इसका नाम लेते हैं P, इसका रख लेते हैं Q, ये बोल देते हैं R, और ये क्या है S। तो 4 प्रतिरोध को हमने एक चतुर्भुज के फॉर्म में क्या किया, रख लिया। इस चतुर्भुज का भी नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये मेरा C है, और ये मेरा क्या है, D है, ठीक है। ओके, तो ये हमने 4 चतुर्भुज का जो उसके कोने हैं उसका हमने नाम रख लिया, चतुर्भुज का नाम ABC रख लिया। और जो प्रतिरोध है उसको हमने चतुर्भुज के जो भुजा है उसमें हमने क्या किया, PQRS प्रतिरोध हमने लगा दिया। साथ में हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जिसे हम G से दर्शाते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो धारा मापी का काम करता है। और साथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कुंजी ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कुंजी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसे हम G से वो दर्शाएंगे, और ये मेरा क्या हो गया, कुंजी हो गया, इसे हम K से दर्शाएंगे, ठीक है। ओके, अब कुंजी हमने लगा दिया, बाहर में एक और कुंजी लगाएंगे। तो पहले इसको हम क्या है, पूरा जो परिपथ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा। तो इधर से भी एक तार खींच लो ऐसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेल लगा लेंगे। एक बड़ा वाले को प्लस बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं, ये सब पता है आपको। और यहाँ पे एक और कुंजी लगा लेते हैं, ठीक है। तो एक का नाम K1 बोल दो, एक को K2 बोल दो। तो इसको बोल देते हैं K1, और एक सेकेंड, हाँ, तो इसको अपन बोल लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बोल देते हैं K1 कुंजी, और इसको हम बोल देते हैं K2 कुंजी, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा क्या, डायग्राम हो गया। अब धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, आपको पता है, धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो धारा को बहाना चालू करो, ठीक है। तो धारा प्लस से माइनस, तो इधर जाएगी, फिर इधर जाएगा धारा, ठीक है। फिर धारा इसमें घूमते फिरते इधर आ जाएगा। इधर कैसे कैसे धारा प्रभावित होगी उसके बारे में हम जब सिद्धांत कर रहे होंगे, डेरिवेशन कर रहे होंगे, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। या फिर अभी समझना है तो आप अभी भी समझ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो धारा I यहाँ से गया, धारा I यहाँ से आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे धारा कैसे कैसे जाएगा समझ जाओ। ये जो I धारा है वो 2 पार्ट में क्या, 2 भाग में क्या हो रहा है, 2 भाग में विभाजित हो रहा है। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। तो जो I है वो 2 भाग में ऐसे टूट जाएगा, एक इधर जाएगा, एक धारा इस वाले प्रतिरोध में जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक जो I है उसको मान लेते हैं, इसमें जो जा रहा है उसको I1 बोल देंगे, इसमें जो जा रहा है उसको I2 बोल देंगे, ठीक है। ओके, तो धारा I यहाँ तक आया, फिर क्या हुआ, यहाँ से विभाजित हो गया। तो इसमें जो धारा बहेगी, इस वाले में प्रतिरोध में जो धारा बहेगी P प्रतिरोध में, उसको अपन क्या बोल देंगे, I1 बोल देंगे। और इस वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी उसे अपन क्या बोल देंगे, I2 बोल देंगे, ठीक है। ओके, अब धारा यहाँ से ऐसे करके गई, फिर वो नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि इधर अब 3 भाग में, अब फिर से क्या हो रहा है, फिर से वो 2 भाग में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो एक जो धारा है वो इधर जाएगा, एक जो धारा है वो इधर जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे धारा है, तो एक कुछ धारा इधर जाएगी, और जो कुछ धारा है वो इधर जाएगा। तो ये वाला जो धारा है वो ऐसे करके ऐसे गया, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे जो धारा जा रही है इस वाले परिपथ में जो धारा जा रही है वो क्या है, I1 है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, I1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, I1 लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरा I1, ठीक है। ओके,
अब इसकी बात करें तो ये धारा यहाँ से ऐसा करके यहाँ जा रहा है, तो इस पे जो धारा जाएगी इसे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे I2 कहेंगे। तो ये हो गया मेरा क्या, I2 हो गया। अब I1 और I2 दोनों फिर से क्या मिल रहा है, एक तार में आके मिल जा रहे हैं। तो फाइनली फिर से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I धारा ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से I धारा ही फिर से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा परिपथ हमने ख़त्म कर लिया। अब फटाफट क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमने लिखा है, जो हमने बात की है उसको हम थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं PQR, जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ के रखते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें आप लिखोगे कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध PQR S, PQR व क्या होता है S को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज बना लेते हैं, जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ओके, हाँ। तो ये आपने देख लिया, 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम समझ में आता है ना, एक के बाद अगर ऐसा प्रतिरोध एक के बाद एक ऐसा जुड़ा रहता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। बस इसको हमने ऐसे दोनों को जोड़ दिया है चतुर्भुज के संरचना बना के। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, बिंदु ए और सी के बीच में, ए और सी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हम क्या करते हैं, एक सेल ई लगाते हैं, इसको सेल का नाम क्या है, ई है, और एक कुंजी क्या लगाते हैं, K1 लगाते हैं। ठीक है, ये देखो ए, और यहाँ से ए से सी, ए और सी के बीच में एक सेल ई और हम कुंजी क्या लगते हैं, K1 लगाते हैं। तो ये चीज़ आप थ्योरी में लिखोगे क्या, कि बिंदु ए व सी के बीच, बिंदु ए व सी के बीच एक कुंजी, एक सेल ई तथा कुंजी क्या लगाते हैं, कुंजी K1। यहाँ पे देखो K1 लिया हमने। ठीक है, तो ई हो गया सेल और K1 क्या हो गया, कुंजी हो गया। K1 लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बिंदु बी और डी की बात देखो। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु बी और डी। देखो बिंदु, ये रहा बिंदु बी, ये रहा बिंदु डी। तो बिंदु बी और डी के बीच में क्या लगा है, बिंदु बी और डी के बीच में एक तो गैल्वेनोमीटर लगा है और एक क्या है, कुंजी K2 लगा हुआ है। तो उसको भी आप लिख लोगे कि बिंदु बी व डी के बीच, बिंदु डी व बी के बीच हम क्या करते हैं, एक धारामापी, जैसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसलिए उसको मैंने जी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक धारामापी लगा लेते हैं, एक धारामापी जी तथा कुंजी K2 व कुंजी K2 लगा देते हैं। ठीक है, ओके। ये हो गया संरचना। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में, कैसे कैसे इसके सिद्धांत के क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, देखो तो व्हीटस्टोन का ना सिद्धांत काफ़ी सिंपल है। व्हीटस्टोन का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि परिपथ में धारा प्रभावित करने पे यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहा जाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। व्हीटस्टोन सेतु में ये जितने भी प्रतिरोध हैं उसको इस प्रकार हम जोड़ा जाता है, इस प्रकार हम जोड़ते हैं कि इसमें धारा प्रभावित करने पे, इस जो चतुर्भुज है उसमें जब धारा प्रभावित करोगे तो यहाँ पे क्या लगा है, धारामापी लगा है जी, उस पर कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। अगर विक्षेप नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्धांत को कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रभावित करने पे, परिपथ में धारा प्रभावित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, परिपथ में धारा प्रभावित करने पे यदि धारामापी में कोई प्रतिरोध नहीं आता, यदि धारामापी में कोई विक्षेप, धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो,
धारावापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। यही क्या है, व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो P बाई Q इक्वल टू क्या होता है, R बाई एस होता है। P बाई Q मतलब ये इन दोनों का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोध का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है, संतुलन की अवस्था में ये चीज़ होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ओके। अब इसका फटाफट अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। अब इसके लिए आपका काम आएगा कौन सा, वो वोल्टता का नियम आपके लिए काम आएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम नीचे बना देते हैं, इस डायग्राम को नीचे लेके आ जाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, चलो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने वोल्टता का नियम लगाया था वैसे ही। ठीक है, अब बोलोगे सर वोल्टता का नियम क्यों लगेगा, देखो सिंपल सी लॉजिक समझो इसके पीछे। हमने पढ़ा है वोल्टता के नियम में कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ऐसा विद्युत परिपथ होना चाहिए जिसमें ज़्यादा बहुत सारे क्या हो, पास हो। तो यहाँ पे भी आपको दो पास दिख रहा है, ये रहा पहला पास, ये रहा दूसरा पास, साथ में और क्या होना चाहिए, विभिन्न खंड होना चाहिए, विभिन्न पास होना चाहिए और विभिन्न खंड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो पास है, पास नंबर 1, पास नंबर 2, और इसमें क्या है, विभिन्न खंड भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला खंड, दूसरा खंड पहले पास में, दूसरा खंड की, और ये पहला खंड, दूसरा खंड दूसरे पास में। ठीक है, और इसको पास को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको वोल्टता के नियम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास दो पास है, एक पास है मेरा ये और ये, हाँ, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे वाले पास में हम क्या करेंगे, वोल्टता का नियम लगाएंगे। ये आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता तो मैं प्लीज़ आपको मैं बोलूँगा वोल्टता का नियम वाला किरचॉफ का द्वितीय नियम जाके देखो आप, वोल्टता का नियम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, मतलब इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो क्या, बंद पास, बंद पास। इस बंद पास का नाम क्या है, इस बंद पास का नाम है ABD। ठीक है, ओके। तो ABD देखो, A से स्टार्ट होगा, D B फिर से A में आके बंद होगा, तो ADB फिर A। ठीक, ओके। तो यहाँ पे लिख लेना बंद पास ABDA के लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टता का नियम लगाएंगे। ठीक, तो क्या करना है आपको, चुपचाप देखते जाना है, प्रतिरोध और I का मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। ठीक है, हाँ यहाँ पे हाँ ABD ऐसे जाना है ना, मतलब दिशा ऐसे रहेगी। ठीक है, दिशा ऐसे रहेगी, मतलब इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे चलता है ना ऐसे टक 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 टक। ठीक है, कैसे चलता है, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज दिशा कहते हैं। तो क्लॉकवाइज दिशा में हम चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके आप चलना स्टार्ट करो। जब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, P, धारा क्या है, R, और इसकी दिशा किधर है, इधर। ठीक, ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है वोल्टता का नियम तो मैंने आपको बताया था, समीशन ऑफ IR इक्वल टू समीशन ऑफ क्या होता है, E होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबका IR निकालेंगे इस पूरे परिपथ में, इस वाले पास में हम IR हम निकालते जाएंगे, प्रतिरोध और धारा। ठीक है, तो देखो इसमें धारा क्या है, इधर जा रहा है, प्रतिरोध क्या है, P है, तो ये हो जाएगा I1P हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप आ गए, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, धारा की दिशा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, और इसका दिशा क्या है, ऊपर है। दोनों धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों धारा की दिशा विपरीत है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2, और ये क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है, R है, तो वहाँ पर हम R लिख लेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या इस पूरे परिपथ में, इस परिपथ की मैं बात करूँ, इस वाले पास में, क्या इस वाले पास में आपको कहीं पे E दिखा, सेल है क्या इस वाले पाथ में, इस वाले पास में कहीं पे आपको E दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपका मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो इसमें कहीं पे भी आपको E दिख रहा है, सेल दिख रहा है, नहीं है। यहाँ पे आप P है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे कुंजी है, यहाँ पे फिर से प्रतिरोध है, लेकिन कहीं पे भी क्या है, आपको E देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब सेल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सेल का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ये माइनस वाला है, उसको उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा I1P इक्वल टू हो जाएगा I2R हो जाएगा, I2R हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पहला पास हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पास को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर लिख लेना बंद पास, यहाँ से चालू करो, B C D और B।
आई रिपीट बी सी डी बी, ये वाला बंद पास। ऐसे हमेशा आपको घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है, ऐसे घड़ी की दिशा में आपको चलना है। तो घड़ी की दिशा में आप चलना स्टार्ट करते हो। बंद पास बी सी डी बी के लिए हम क्या करेंगे, उल्टता का नियम लगाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले हम यहाँ आगे बात करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे आपको धारा दिख रहा है I1 और प्रतिरोध क्या है Q है, तो वहाँ पे हो जाएगा क्या I1Q हो जाएगा, ठीक है। ये इस दिशा में जा रही है। अब इसको देखो, यहाँ पे आप चलते चलते आप यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे देखो आप जा रहे हो इधर, ये वाला धारा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन देख सकते हो यहाँ पे, है ना। हाँ तो इसकी जो दिशा है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण I कितना है I2 है, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है S है, तो यहाँ पे हो जाएगा S हो जाएगा। इक्वल टू कोई सेल है क्या यहाँ पे, इस पूरे पास के अंदर, इस दूसरे वाले पास के अंदर कोई सेल है नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब माइनस को उस तरफ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा I1Q इक्वल टू I2S हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे, भाग दे दोगे, ठीक है। समीकरण 1 भागित 2 कर लोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको पता है, तो इस साइड की चीज़ों को जो दाईं ओर है उसको दाईं तरफ भाग करोगे, जो बाईं ओर है उसको बाईं तरफ भाग करोगे। तो इधर क्या है I1P है, इधर क्या है I1Q है, तो ये हो जाएगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q, ठीक है। इधर देखो दाईं तरफ I2R है और यहाँ पे I2S है, तो इक्वल टू हो जाएगा I2R डिवाइडेड बाई I2S हो जाएगा। नाउ चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लो, तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, और आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, P बाई Q इक्वल टू R बाई S है। और यही क्या है, संतुलन की स्थिति के लिए संतुलन की स्थिति है, यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है, ठीक है। यही संतुलन की अवस्था है, यहाँ पे लिख लेना, यही संतुलन की अवस्था है, यही संतुलन की अवस्था है, ठीक है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इतना का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। नीचे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हाँ हो गया। चलो इस तरह ये चैप्टर पूरा तरह खत्म हो गया है। इस चैप्टर के अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो तुम लाइक कर सकते हो।